हेलो बच्चों, चलिए आइए आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और आज के क्लास में हम लोगों का ये भूगोल होने वाला है। भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे जितनी भी हम लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हुआ है पीछे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जितना भी इसमें क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन क्लियर करा देंगे आज की क्लास में। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और जितने भी मेरे 10th वाले बच्चे हैं और 8 वाले बच्चे हैं तथा 12th वाले बच्चे हैं, सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे और ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा। और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के क्लास में क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, वे क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं और क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि यह क्या है। तो यह आप लोगों का भूगोल का जो बुक है, भूगोल का चैप्टर 1 संसाधन और उनके उपयोग, क्या है आपका? तो संसाधन और उनके उपयोग, यह चैप्टर आपका है संसाधन और उनके उपयोग। ये चैप्टर का आपका क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को आज हम क्लियर करेंगे। आपका एनसीईआरटी बुक से मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ। तो सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको समझाऊंगा, क्लियर कराऊंगा। आज की क्लास पूरा रिवीजन क्लास है, ठीक है। चलिए आइए हम यहाँ पर चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो उसे भी हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। हालांकि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम आएंगे। किसी दोस्त ऑफलाइन वीडियो में आप लोग मिल जाएगा, लाइव क्लास नहीं रहेगा, आपको ऑफलाइन वीडियो मिल जाएगा और भूगोल का उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम क्लियर कराएंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जितने भी हमारे दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन मिल जाएगा देखने के लिए। हाँ जी, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन देखने के लिए। हम यहाँ पर चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों का क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर? तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार भर में कई बार भी पूछ चुका है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत छोटा सा है, ये हो जाएगा आपका ये अनवीकरणीय संसाधन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। आपका ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ पर दिया गया है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो ध्यान दीजिएगा, कोयला अनवीकरणीय क्यों है? इसका कारण है कि कोयला किस प्रकार से अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि ये संसाधन जो है ये एक सीमित मात्रा में स्थित है हमारे पृथ्वी पर। मतलब किसी न किसी एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, इसलिए लिमिटेड है, इसलिए अनवीकरणीय संसाधन हो गया। इसकी हम बात करें तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि सौर ऊर्जा का हम क्या करते हैं, पूरे दिन इस ऊर्जा को, एक एनर्जी को हम इकट्ठा करते हैं और उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, रात के समय प्रयोग में लाते हैं। पुनः अगले सुबह में उस एनर्जी को इकट्ठा किया जाता है, पूरा उसको लास्ट में लाया जाता है। पूरे दिन एनर्जी को इकट्ठा किया जाता है किसी बैटरी या किसी यंत्र के माध्यम से, और उसको क्या किया जाता है। हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। पूरे दिन का एनर्जी यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और उस एनर्जी का उपयोग हम रात में करते हैं, ठीक है। कुमार सोनोज, थैंक्स। बात करते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या है? सभी मेरे बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग इस लिंक को ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा कि जितने भी और भी बच्चे हैं वो इससे जुड़ जाए, क्योंकि मैं रोज की अपेक्षा आज भी हम लेट हो चुके हैं, क्योंकि हमारा टाइम 7:40 था, ठीक है। आज हम भी लेट हो चुके हैं। टाइम हमारा हो गया था लगभग 8:15 के आसपास में हो गया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा सेटअप करने में लेट हो गए हम, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा सेटअप करने में लेट हो गए, इसके कारण लेट हो, ठीक है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई बात नहीं, हम सारा मेंटेन कर लेंगे, ओके। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यह दिया गया है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मैं उस क्लास में 2 पीछे हमारा इसका क्लास हुआ, तो उसमें मैं इसको समझाया था कि तट रेखा से जो 200 NM के क्षेत्र होता है, उस पर सरकार का या गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आता है। उस पर पूरे देश में जितने भी हमारे कंट्री है, जितने भी मुल्क है, उस सबका अधिकार उस पर होता है। तो वह क्षेत्र क्या कितना होता है? 200 NM होता है। ये आपका मैं वहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ, सारे चीज़ मैं बता चुका हूँ। आज का क्लास हम लोग का रिवीजन क्लास होगा, या बोर्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए आज के क्लास में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 200 NM हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन दिया गया है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से समझिएगा, जो आपका ये क्वेश्चन 4 नंबर दिया गया है डाकुओं से संबंध अर्थव्यवस्था क्या है, डाकुओं के अर्थव्यवस्था से संबंधित यहाँ पर जो आपका संबंध दिया गया वो क्या है। तो ध्यान समझिए, इसका जो हम आंसर हो जाएगा हमारा, ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, संसाधन के अनियोजित विदोहन से। कौन हो जाएगा इसका आंसर, संसाधन के अनियोजित विदोहन से। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो सारे चीज यहाँ पर आप क्लियर करते चलिएगा, मेरे साथ ही सारे यहीं पर कंप्लीट करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कितना, 12.2 किलोमीटर। आपका इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, और 12.2 किलोमीटर। ठीक है, हेलो हेलो जी, चलिए अब हेलो करने के समय नहीं है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए बिल्कुल। इस क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को क्लियर कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, आप लेट हो चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। हम बढ़ते हैं किस, सब्जेक्टिव की तरफ। ठीक है, हम किस क्वेश्चन की तरफ, सब्जेक्टिव की तरफ हम बढ़ते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितना बार ये आ भी चुका है। ठीक है, तो अब यही यहाँ पर हम समझते हैं कि संसाधन को परिभाषित करें। संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ के आपके थ्योरी का जो क्लास हमारा चलता है उसमें मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ कि संसाधन क्या होता है। ठीक है, ओके ठीक है, आप क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्लास में अच्छे से पढ़िए। संसाधन क्या है, संसाधन का हम कैसे उपयोग करते हैं, संसाधन होता क्या है, इस चीज को हम समझते हैं या इस पर फोकस करते हैं, संसाधन होता क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ये बिहार बोर्ड का हम कह सकते हैं कि फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, संसाधन क्या है, तो जिस भी चीज का हम उपयोग करते हैं, जिस भी वस्तु का हम उपयोग करते हैं, जो भी वस्तु का हम उपयोग करते हैं, जिस भी चीज हमारे लिए बना होता है, जिसका उपयोग करके हम अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं या अपना कार्य सफल करते हैं, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। एक वर्ड में कहें तो हमारे उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या होती है, संसाधन होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपका ये स्क्रीन आपका कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपका अपना ये कैमरा यूज कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ क्या है, मेरे लिए संसाधन है, क्योंकि ये हमारे काम आ रही है। इसके सहायता से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज वस्तुएं क्या है, संसाधन है। आपका जो मोबाइल फोन है, जो जिसके सहायता से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी क्या एक संसाधन है। वो सभी वस्तुएं संसाधन होती है जो हमारे द्वारा, मतलब हमारे द्वारा वो वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन होती है। ठीक है, एक भूगोलविद थे जिनके नाम था जिमरमैन, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बना सकता है जिमरमैन। उन्होंने बताया था, उनके अनुसार क्या था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन होते नहीं, यहाँ पर संसाधन बनते हैं। उन्होंने क्या कहा था, संसाधन होते नहीं, यहाँ पर बनते थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसके अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं। यहाँ पर सिंपल हम कह सकते हैं कि जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। संसाधन क्या है तो ध्यान समझिएगा, संसाधन एक भौतिक, जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन क्या होता है, भौतिक भी हो सकते हैं, जैविक। भौतिक मतलब फिजिकल रूप से जिसका उपयोग हम लोग जनरल लाइफ के लिए करते हैं, जैसे कि भौतिक संसाधन, जैसे कि मोटर कार हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया आप लोग का, इससे भौतिक संसाधन हो गया। ठीक है, जैविक संसाधन मतलब का जीव जंतु, कीटाणु, जीव जंतु, जीव जैसे गाय भैंस या हम लोग भी, मनुष्य, ये सब क्या हो जाएगा, जैविक संसाधन। पेड़ पौधे सब जैविक संसाधन हो जाएगा। ओके, यानी कि भौतिक संसाधन क्या हो जाएगा, तो जीव जंतु जो जितने भी निर्जीव वस्तु है वो भौतिक संसाधन हो जाते हैं, फिजिकल वस्तु संसाधन कहलाएगी। और जो जीव जंतु होते हैं वो जैविक संसाधन होता है। तो यानी कि संसाधन भौतिक भी हो सकते हैं, संसाधन जैविक भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, संसाधन दोनों हो सकते हैं, संसाधन भौतिक भी हो सकते हैं और संसाधन जैविक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा यहाँ पर। और भी हम कुछ यहाँ पर लिखे, संसाधन मृदा जो होता है, ध्यान दीजिएगा, मृदा, भूमि मृदा, ये जल, भूमि मृदा भी एक संसाधन होता है, जल खनिज भी एक संसाधन होता है, भौतिक। और जैसे भौतिक संसाधन मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति संसाधन बन जाते हैं, यानी कि हमारी जो आवश्यकता होती है, हमारी जो जरूरतें होती है, उस जरूरतें को ये हम भौतिक संसाधन पूरा करता है, उस संसाधन की पूर्ति करता है, वो भौतिक संसाधन होता है। ठीक है, ओके।
जलीय संसाधन जो है वो भी मानव को सुख में बनाते हैं। यानी सिंपल सा इतना आपको नहीं लिखना है, सिंपल सा आपको लिखना है कि संसाधन क्या होता है। तो मैं जो भी वस्तु हम क्या उपयोग करते हैं सारी वस्तु संसाधन कहते हैं। जी मैंने बताया था कि जो संसाधन होते हैं, नहीं संसाधन बनाए जाते हैं, बनते हैं, और संसाधन दोनों हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकते हैं, जैविक भी हो सकते हैं, दोनों संसाधन हो सकते हैं। ठीक है, भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये भौतिक संसाधन हो सकते हैं। ये संसाधन मतलब संसाधन क्या होते हैं, इस चीज को मैं आपको समझाऊं। इसमें कोई दिक्कत तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम पास मत करिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी दिक्कत हो वहाँ पर आप लोग पूछिएगा। ठीक है, सभी बच्चे यहाँ पर नहीं जुड़ पा रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया। ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि सभी लोग जुड़ गए हैं। ठीक है, आप लोग जुड़िए इस क्लास में, हम इतना आप लोग के लिए करें तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। ऑफलाइन क्लास में हम नहीं इसको ले रहे, आप लोग ऑनलाइन में कम से कम जुड़ जाइए। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ फाइल जो है ना, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका मेरा पीडीएफ फाइल है। तो इस पीडीएफ फाइल को मैं आपका इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास खत्म होने के कुछ समय के बाद में लिंक बनाकर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके इससे अपना नोट्स बना लीजिएगा, या जो जैसे हो सके आप इसको एक बार अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, जितने आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इसमें हम डालते हैं। ओके, चलिए आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि संभावी और संचित को संसाधन में अंतर बताएं। संभावी संसाधन और संचित को याद करिए, लाइव की क्लास में हम आपको यह क्लियर कर चुके हैं कि संभावी संसाधन क्या होता है, संचित को संसाधन क्या होता है। इसमें आपको अंतर करना है, यहाँ पर अंतर बताना है, डिफरेंशिएशन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ध्यान समझिएगा आप लोग, कि संसाधन, संभावी संसाधन क्या होते हैं। संभावित ये ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी एक विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसका मतलब एक विशेष क्षेत्र होता है जो अभी तक उपयोग में नहीं लाए गए हैं। संभाव्य संसाधन कैसा संसाधन होता है, तो यह एक ऐसा संसाधन होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है, किसी खास क्षेत्र में मौजूद होता है, जिसे भविष्य में लाने की संभावना होती है। अभी तक भविष्य में लाया नहीं गया है, मतलब उपयोग में नहीं लाया गया है, लेकिन भविष्य में जब हमारे संसाधन कोयला, पेट्रोल ये सब खत्म हो जाएंगे तो इसको हम उपयोग में ला सकते हैं। ये ऐसा संसाधन संभाव्य संसाधन कहता है, मतलब इसकी संभावना हो, भविष्य में उपयोग में लाने की संभावना हो, वह संसाधन क्या कहलाता है, संभाव्य संसाधन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे क्या हो जाएगा, तो हिमालय क्षेत्र का खनिज हो जाएगा, राजस्थान गुजरात क्षेत्र का, ये सब क्या हो जाएगा, जो भविष्य में जो पवन ऊर्जा हो गई, ये भविष्य में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके कुछ तकनीकी लगाकर इसका हम उपयोग में ला सकते हैं, इसलिए संभाव्य संसाधन हो जाए। ठीक है, संचित को संसाधन के पर बात करें हम लोग। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को आनंद आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास हमारी रिवीजन क्लास है, जैसे कि आपको बताते हो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसको आप लोग देखते चलिएगा, एक क्वेश्चन को समझते चलिएगा। ओके, संचित को संसाधन क्या है, तो ये ऐसा संसाधन है, भंडार, संसाधन का भंडार है जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब क्या, ये संसाधन हमारे क्षेत्र में उपस्थित है, हमारे देश में उपस्थित है, लेकिन अभी तक इसका भी उपयोग नहीं हुआ है। संभावित संसाधन का भी उपयोग नहीं, इसका भी उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक है, संभावित संसाधन है, मतलब क्या, अभी तक इसका उपयोग नहीं हुआ है, अभी तक इसका उपयोग नहीं हुआ है। इसे उपयोग में लाने के लिए कुछ तकनीकी, कुछ उपाय करने पड़ेंगे जिससे ये उपयोग में आ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग में लाने के लिए कुछ तकनीकी का उपयोग, कोई यंत्र का उपयोग करना पड़ेगा। ये संचित को संसाधन होता है, ये हमारे भविष्य की पूंजी है। कौन सा संसाधन है, ये हमारे भविष्य की पूंजी है। इससे भविष्य में हम उपयोग करेंगे, जब हमारे लिए कोयला, पेट्रोल आदि सारी चीज खत्म हो जाएंगे, तब हम इसका उपयोग करेंगे, किसका, संचित को संसाधन का। ठीक है, जैसे नदी जल भविष्य में, नदी का जल भविष्य में यूज करेंगे हम लोग, जल की कमी होगी तो जल से विद्युत उत्पन्न करके उसका यूज करेंगे नदियों से। ठीक है, ऐसे संसाधन वन या बांधों में जल का संचित वन बनाकर, बांध बनाकर उसमें से जो नदी निकलता है पानी, उसका उपयोग हम लोग डायनेमो की सहायता से बिजली बनाने में भी कर सकते हैं। तो यह हमारे लिए एक, मतलब ये तकनीक हो गया, डायनेमो वगैरह ये सब तकनीक हो गया। तो यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, यह हमारे लिए संचित को संसाधन हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा कर दूं कि आप लोग का आनंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर जो भी दिक्कत हो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, मैं आप लोग का सबका आंसर देता चलूंगा और बताता भी चलूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को समझाए। क्या है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, संसाधन संरक्षण की जो उपयोगिता है उसे हमें यहाँ पर समझाना है। ठीक है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या होती है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, जो संसाधन होते हैं उसका अविवेकपूर्ण उपयोग या अतिशय उपयोग,
या विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय समस्याओं को, मतलब ये क्या करती है, कोई भी संसाधन हम ले लें, इसका भी हम वहाँ पर चर्चा किए थे अच्छे तरीके से। संसाधन संरक्षण का उपयोगिता क्या है, संसाधन का संरक्षित क्यों किया जाता है, एक क्वेश्चन बना सकते हैं, संसाधन को संरक्षित क्यों किया जाता है, ध्यान समझिएगा। हम क्या करते हैं, संसाधन का मिस यूज करते हैं। संसाधन का क्या करते हैं हम लोग, मिस यूज करते हैं। तो संसाधन का मिस यूज, समझ रहे हैं आप बात को, समझ रहे हैं मेरे, संसाधन का मिस यूज का मतलब यहाँ पर हम सीधा सीधे करें तो संसाधन का हम गलत उपयोग करेंगे। संसाधन जो भी हमारे पास संसाधन है उसका हम गलत उपयोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास बाइक है, बाइक के एग्जाम्पल उसमें भी लेते हैं, इसमें भी बाइक का एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारे पास कोई बाइक है, ठीक है, तो बाइक से हम बाइक किस लिए होता है, तो इमरजेंसी के लिए होता है। इमरजेंसी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो हम बाइक का प्रयोग करेंगे, किस लिए, कहीं जाने के लिए, कुछ करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम उसका मिस यूज करने लगे, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा जाना, तो फिर हम उसका उपयोग करने लगे, हम उसके उपयोग में लाने लगे, उससे कहीं जाने लगे, तो ऐसा क्या होगा कि उससे हम अपने संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि हम अपने गांव के पास के क्षेत्र में जाए तो बाइक का यूज कर लें, जहाँ पर हम पैदल जा सकते हैं, जहाँ जरूरत नहीं कि वहाँ पर, जहाँ नहीं वहाँ पर हम बाइक का यूज कर लें, तो ये संसाधन का मिस यूज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हो जाए संसाधन का अविवेकपूर्ण, बिना सोचे समझे उपयोग, अतिशय उपयोग, बिना सोचे समझे हानि करने के लिए उपयोग, या विविध सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति, पर्यावरणीय, ये सब क्या करती है कि हमारे समाज में आर्थिक समस्या को, पर्यावरणीय समस्या को जन्म देती है। समझ रहे हैं मेरे बात को, कि जो भी अविवेकपूर्ण उपयोग, संसाधन का हम मिसयूज करें, अविवेकपूर्ण उपयोग करें, वो हमारे समाज में आर्थिक व्यवस्था, पर्यावरणीय व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था का जन्म देती है। मतलब ऐसे संसाधन क्या होता है कि हमारे आर्थिक व्यवस्था को जन्म देती है, हमारी आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो जाती है, पर्यावरण में समस्या आने लगती है। बाइक चलाने से उससे प्रदूषण निकलेगा, उससे पर्यावरण को भी समस्या होगा, ठीक है। सांस्कृतिक में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इन संसाधनों, इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तर पर जो संसाधन को संरक्षण किया जाता है, मतलब इन समस्याओं से समाधान के लिए उस संसाधन को संरक्षित किया जाता है, बचाया जाता है, उन्हें समझाया जाता है। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता, संसाधन संरक्षण का विवेकपूर्ण उपयोग कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसके लिए हमारे क्षेत्र में जो नेता लोग हैं, अलग अलग जो जितने भी व्यक्ति हैं, उन सब क्या करें, इस संसाधन का नेताओं के द्वारा चिंतन, पर्यावरणीय समस्याओं के द्वारा चिंतन, इन पर चिंतित जताया जा रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे अभियान भी चलाए गए, जैसे कि मेघा पाटेलकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन भी चलाया गया। किस लिए, तो इन संसाधन को बचाने के लिए चलाया गया है, ठीक है। आ रहा समझ में, चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन को हम समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भी जिसमें प्रॉब्लम हो तो आप लोग वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि संसाधन निर्माण, ध्यान समझिएगा कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका, स्पष्ट कीजिए, ध्यान से समझिएगा आप लोग कि संसाधन के निर्माण में तकनीक क्या, तकनीक का मतलब क्या होता है। मतलब जिस भी वस्तु का हम उपयोग करते हैं, कोई भी वस्तु ले लेते हैं, कोई भी वस्तु, तो जब उसको हम कोई यंत्र के कोई माध्यम से या कोई और तरीका लगाकर उसे उपयोगी बनाते हैं, मतलब उसे लायक बनाते हैं, ठीक है। आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, साफ साफ क्लियर। हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ ठीक है, सही तो चल रहा है। चलिए ऐसे समझते हैं इसको। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका होती है, तो संसाधन निर्माण में तकनीक का मतलब क्या होता है कि कोई भी बाहरी यंत्र का या कोई बाहरी उपकरण का उपयोग करके हम उसे लायक बनाते हैं, उसे यूजफुल बनाते हैं, तो वह हमारे लिए क्या हो जाता है, तकनीक हो जाता है, ठीक है। तो संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका होती है, तो भौतिक एवं जैविक संसाधन, संसाधन कैसे भौतिक भी होते हैं, जैविक, अभी आपको समझाए, संसाधन भौतिक भी होते हैं, जैविक भी होते हैं। ये दोनों प्रकार के जो पदार्थ होते हैं तकनीक के सहारे जीवन उपयोग में लाए जाते हैं। यानी भौतिक संसाधन जो भी होता है, जैसे मान लें मेरे पास चेयर है या फोन है या जो भी टेबल है या कुछ भी चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, उसे प्लास्टिक के माध्यम से बनाते हैं, कोई तकनीक लगाकर, मशीनें के यूज करके, अलग अलग माध्यम से उसे हम क्या करते हैं, उस वस्तु को बनाते हैं, तब हमारे लिए वह उपयोगी होती है, तब हम उसे उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था, ध्यान समझिएगा, ऐसी व्यवस्था जिसकी सहायता से हम उसे अपने लायक बनाए, अपने जीवन में उपयोगी के लायक बनाए, ठीक है। तथा आदि मानव तकनीक पाकर जो ज्ञानी मानव बन गए थे, क्या हुआ कि पहले आदि मानव क्या थे,
उनके पास संसाधन थे लेकिन उनके पास तकनीक नहीं था। ध्यान समझिएगा, उनके पास संसाधन थे लेकिन उनके पास तकनीक नहीं था, क्योंकि संसाधन का हुआ तकनीक लगाकर उपयोग नहीं कर पाते थे। लेकिन जब उनके पास तकनीक आया, वे लोग तकनीकों को समझे, तकनीकों को जाने तो वो क्या बन गए, ज्ञानी मानव बन गए। ठीक है, जब वो तकनीक को समझे, तकनीक को जाने तो क्या बन गए, ज्ञानी मानव बन गए। ठीक है, पर्यावरण में उपलब्ध जितने भी पदार्थ होते हैं जिनके सहारा से हम अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं, पर्यावरण के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए कि कोई खाने की वस्तु हो गई, रोड हो गया। ठीक है, ये क्या पर्यावरण के अंदर की तकनीक वस्तुएं है, तो इस वस्तुओं को हम क्या करते हैं, तकनीक के साथ, जैसे मान लीजिए कच्ची सड़क है तो उसे हम पक्की सड़क बना दिए, क्यों, हमारे वो सुख सुविधा के लिए, हमारे आरामदायक के लिए उसे हम पक्की सड़क में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो वो और क्या हुआ, हम अपने सुविधा के लिए उसमें तकनीक लगाए, तकनीक के सहारे से उसे अपने जीवन उपयोगी बनाए। ठीक है, जैसे बिजली करंट बना दिया गया, अलग अलग क्षेत्र बना दिया गया, मतलब इस सारी चीज़ क्या होती है, तकनीक लगाकर जब उसका निर्माण करते हैं तो ये हमारे लिए क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। यानी तक संसाधन निर्माण तकनीक के आधार पर कहलाती है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि उन्हें तकनीक लगाकर अपने काम लायक बना लेते हैं। ओके, समझ में आया। जैसे जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आने पर पृथ्वी के गर्भ में था, ध्यान दीजिएगा, बहुत पहले से आदि मानव तो उससे भी पहले से जो ये कोयला है, पेट्रोल है, जिससे हम आज उपयोग में ला रहे हैं, ये क्या था, पृथ्वी के गर्भ में था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसका उपयोग इस तरह किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे तकनीक का निर्माण होता गया, तकनीक बढ़ती गई, वैसे वैसे इन चीज़ों का उपयोग होता गया, उन चीज़ों को हम लोग पाकर आगे बढ़ते गए, उसका उपयोग अपने लाइफ में, अपने जीवन में करते गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, तकनीक हुआ, इसकी सहायता से हम लिए इसको, तो तकनीक की सहायता से हम इसको लिए अपने लाइफ में, अपने जीवन में तकनीक का उपयोग करके इसे अपने जीवन उपयोगी बनाए। ठीक है, आगे समझ में, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को रट्टा ना मारिएगा, रट्टा मारने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा। आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन को आप लोग देखिए और समझिए कि यहाँ पर कहा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। आप क्वेश्चन में सीधे से पूछा, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। भाई तकनीक क्या है, पहले समझ तकनीक है क्या। ठीक है, ओके भाई, यही बता रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर यही इसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, ये ना। तो सबसे पहले आप लोग रट्टा नहीं मानना है, आप लोग को इसको समझना है, बिल्कुल आसानी से समझना है कि क्वेश्चन कहा इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, संसाधन निर्माण में तकनीक, सबसे पहले तकनीक क्या होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं, इस चीज़ पर गौर कर, तकनीक क्या होता है। यानी तकनीक क्या है तो समझिए, सिंपल भाषा में तकनीक क्या है कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, या जिसकी सहायता से हम उस वस्तु को लायक बनाते हैं, या उसका उपयोग करके कुछ, जैसे मान लीजिए कि कोई मशीन हो गया, या मान लीजिए कि घर पर हम क्या करते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए बर्तन का यूज करते हैं, तो बर्तन क्या हुआ, तकनीक हो गया हमारे संसाधन के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि हम कोई भी चीज़ बनाने के लिए कोई दूसरी चीज़ की सहायता लेते हैं, तो वह दूसरी चीज़ होती है, वो तकनीक हो जाती है। तो संसाधन निर्माण में तकनीक की बहुत ज़्यादा भूमिका है, नहीं तो बिना तकनीक के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारे पास हर चीज़ उपलब्ध है, लेकिन जब तक उसमें तकनीक नहीं लगेगा, हमारा जो तकनीक है वो उसमें नहीं लगाएंगे, तो वह आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, उस चीज़ को हम आगे नहीं लेकर जा सकते हैं। तकनीक रहना चाहिए, मतलब हमारा दिमाग उसमें लगना चाहिए। हम वहाँ पर एक तरीके से हम जुगाड़ भी कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं, कुछ व्यवस्था लगा सकते हैं, कुछ तरीका से अलग तरीका से इसे बना सकते हैं। जैसे हमारे बिहार में, तो आप समझते हैं कि हमारे बिहार में तकनीक की बहुत ज़्यादा भूमिका है। हाँ, कोई भी चीज़ में हमारे जो बिहार के लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो तकनीक लगा देते हैं। अक्सर देखे होंगे, कोई भी चीज़ जुगाड़ कर देते हैं, बना देते हैं, या कम चलाऊ कर देते हैं, ऐसे तो वो तकनीक ही नहीं होता है। तकनीक के सहारे से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भौतिक और जैविक दोनों प्रकार के संसाधन होते हैं, आपको पता है, भाई बताया कि संसाधन दोनों होते हैं, भौतिक भी होते हैं, जैविक भी होते हैं। ये दोनों संसाधन को हम तकनीक के सहारा से आगे बढ़ते हैं, जीवन उपयोगी बनाते हैं। बिना तकनीक लगाए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम उपयोगी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसमें तकनीक लगाना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आदि मानव थे पहले, तो जो आदि मानव थे उनके पास तकनीक नहीं था, तो वो ऐसे अपना जीवन आदि मानव की तरह व्यतीत करे, कुछ भी उनको पता नहीं था। लेकिन जैसे उन्होंने तकनीक लगाया, उन्हें धीरे धीरे तकनीक का विकसित हुआ, आका खोज हुआ, इस तरह सारे तकनीक का खोज हुआ, विकसित हुए, तो उन्होंने तकनीक लगाया, तो वही मानव आज के युग में हम लोग मतलब अज्ञानी मानव के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि आज हम तो तकनीक के बारे में समझ के जान गए। ओके, तो यही तो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, सदियों से हमारे पृथ्वी के घर में था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसका उपयोग हम लोग इस तरह करेंगे, इसका उपयोग हम लोग अपने डेली के लाइफ में करेंगे, किसी को नहीं पता था। तो इसको जब हम उपयोग में लाए तकनीक के सहारे, तो ये हमारे जीवन उपयोगी बन गया। ओके, चलिए, लगभग हमारा ये चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट ही होने वाला है। आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग क्वेश्चन पर चलते हैं। यह 5 नंबर का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का अक्सर पूछा जाता है। यह क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध, यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन करें। ओके,
ध्यान से समझिएगा आप लोग, एक एक चीज़, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करा चुके हैं, ये कोई नया नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस चीज़ को हम लोग क्लियर कर चुके हैं और लाइव क्लास में, पीछे के लाइव क्लास में। यदि मेरे लाइव क्लास आप लोग ज्वाइन नहीं किए थे या छूट गया था आप लोगों से, तो उसका लिंक मैं उस वीडियो को मैं छोड़ दिया हूँ यूट्यूब पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से जाकर पहले उस क्लास को ज्वाइन करिए। उस क्लास में मैंने बोर्ड के माध्यम से पढ़ा था, ये व्हाइट वाला बोर्ड के माध्यम से पढ़ा था, तो उसे आप ज्वाइन करिए, उसे पढ़िए, समझिए, उसके बाद में इस चीज़ को देखिए और भी अच्छे से समझ में आएगा, और भी समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बुझाएगा, और इस चीज़ को क्लियर करते रहिए, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग का क्लास लाइव पे चलेगा, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसके बाद क्लास हम लोग का हिस्ट्री के चलेगा। उसमें एक ही क्लास में हम प्रयास करेंगे कि हमारा जो चैप्टर है खत्म हो जाए, ठीक है। एक ही क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है, कितना भी समय लगे एक ही क्लास में खत्म करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आइए इसको हम देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने स्वरूप होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर यहाँ पर हम बात करें तो संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। पहले संसाधन को कहा जाता है व्यक्तिगत संसाधन। अब ध्यान से समझते जाइए, मैं इसकी तो जरूरत नहीं था, यहाँ पर मेरे डेफिनेशन की जरूरत नहीं था, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर डेफिनेशन आप लोगों के लिए ला दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से भी देखते चलिए, मिलाते चलिए, पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई लिखेगा, कोई नोट्स करेगा, जैसे भी आप करिए, चलते चलिए, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? तो ध्यान समझिएगा, व्यक्तिगत संसाधन ये ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के, किसी खास एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि व्यक्तिगत संसाधन की हम बात करें तो यहाँ पर हम एक प्राइवेट संस्था खोल दिए या प्राइवेट एक शॉप खोल दिए, दुकान खोल दिए, तो हम क्या करेंगे, उस दुकान के जो टैक्स बनेंगे, किराया तो उस दुकान के जिसके जहाँ पर हम खोले उसको देंगे, या जो भी उसका टैक्स बनेगा उस टैक्स हम किसको देंगे? सरकार को देंगे। उसी को लगान कहते हैं, टैक्स को ही हम लगान कहते हैं, ठीक है। तो हमारा व्यक्तिगत, उस पर किसी का अधिकार नहीं, हमारा पूरा अधिकार है। हम चाहे तो उसको चला सकते हैं, चाहे तो बंद कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे उसको हम चला सकते हैं, ठीक है। घाटा लगे या नाफा लगे उसका हम उपयोग अपने जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग का घर है, तो घर का उपयोग हम अपने अनुसार जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं ना। घर का उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। अपने घर में रहेंगे, कैसे भी रह सकते हैं, कैसे बैठ सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। आप सोचिए कि आप कहीं और चले गए, मामा, फूफा, मौसा, काका, काकी, कहीं भी आप चले गए, तो वहाँ पर जब जाएंगे तो वो भी घर ही है, लेकिन वहाँ पर आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको बैठने में भी सोचना पड़ेगा, उठने में भी सोचना पड़ेगा, कहीं और बैठने पर कहाँ बैठे, कैसे बोले, कैसे रहे। अपने घर पर जैसे भी रहे, ठीक है, कैसे भी रह सकते हैं, ठीक है, फटा हुआ कपड़ा पहन कर भी रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे यही व्यक्तिगत संसाधन कहता है जिस पर खुद का अधिकार हो, खास क्षेत्र का अधिकार हो, अपने का अधिकार हो, वह व्यक्तिगत संसाधन होता है। जैसे खुद का खेत हो गया, खुद का बगीचा हो गया, हमारा खुद का कोचिंग हो गया, ये हमारा क्या व्यक्तिगत संसाधन होता है, ठीक है। आगे समझ रहे? आगे हम बात करते हैं सामुदायिक संसाधन का। बिल्कुल आप लोग चलते चलिए, मेरे साथ बने रहिए, एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सामुदायिक संसाधन की बात करें वैसे ही देखिए, सामुदायिक संसाधन क्या होता है? तो यह किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। इस समूह का, समाज का मतलब वैसा संसाधन है जिसे समाज के लिए, समाज को सुलभ बनाने के लिए, समाज को आसान बनाने के लिए इस संसाधन का उपयोग किया गया है। कौन सा संसाधन का? सामुदायिक संसाधन का उपयोग किया जाता है। यानी संसाधन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में नए नए परिवर्तन लाने के लिए इस संसाधन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल सिंपल भाषा में समझाए तो वैसा संसाधन है जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इस संसाधन को उपयोग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी व्यक्ति आए इस संसाधन को उपयोग करे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, या संसाधन को उपयोग करें, यहाँ पर आए जैसे मर्जी वैसे संसाधन को उपयोग कर सकते हैं। उस संसाधन को हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक सामुदायिक घर हो गया, पंचायत भवन हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तालाब हो गया, ये सब क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन होता है। समझ में आ गया? ये सब क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन, सॉरी, सामुदायिक संसाधन होता है। ओके, ये सब क्या होता है? सामुदायिक संसाधन होता है जिस पर सबका हक हो, सबका हक हो। जैसे कि हमारे इस क्लास पर सबका हक है, कोई पेड क्लास नहीं है, सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं, सभी लोग इससे पढ़ सकते हैं, सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग मेरे साथ यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यह अभी हम क्या किए हैं? अभी ये हमारा सामुदायिक संसाधन कहलाएगा। ओके, ये क्या कहलाएगा? सामुदायिक संसाधन। लेकिन जब हम इसको पेड बनाते हैं, यानी कि इसमें कोई बच्चा पढ़ने के लिए क्या करे, इसमें उसको पैसा देना पड़े, तो वह संसाधन व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा कि कोई खास व्यक्ति ही उससे ज्वाइन कर सकता है, पढ़ सकता है, जो उसका पेड कोर्स, ठीक है। आगे समझ में? बिल्कुल, मैं समझाने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम समझाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। ओके,
ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, 4 प्रकार का होता है, तो तीसरा जो होता है राष्ट्रीय संसाधन होता है। तो सिंपल सा भाई, राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो अपने राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर वैसे जितने भी संसाधन है जिसका उपयोग वैज्ञानिक रूप से, वैधानिक रूप से क्या हो, भारत सरकार को है, उस देश के गवर्नमेंट को है, तो वैसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन रहते हैं। सिंपल भाषा में कि हमारे देश के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, जिसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट का, हमारे सरकार का, हमारे मोदी जी का पूरा हक बनता है। वह संसाधन क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। आ रहा है समझ में ना? बिल्कुल एकदम समझते चलिएगा। ओके, आइए 4 नंबर की बात करें यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये ऐसे संसाधन होता है, ऐसे संसाधन का नियंत्रण करती है अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, जो तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागर में संसाधनों का देश, मतलब क्या, कोई भी देश है, जैसे मान लीजिए कि देश है, तो ये देश से 200 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ इसके बाद जितने भी ये समुद्र है, इस सारे समुद्र पर किसी का हक नहीं रहता है। इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बनाई जाती है जिसका हक रहता है, इसमें से जितने भी वस्तु निकलेगा वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में जाएगी, वहाँ से जिसको जिस देश को जरूरत होगी तो वहाँ से उस देश को भेज दिया जाएगा। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। ओके, आ रहा समझ में? और एक लास्ट क्वेश्चन 5 में बचा है आप लोगों का, इस आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे, आज की क्लास हम यहाँ पर बंद करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, एक क्वेश्चन और हमारा है, तो इस क्वेश्चन के बाद हम इस क्लास को क्या करेंगे? बंद करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे हिस्ट्री में। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए बन सकता है। यह आपका सतत विकास को समझा है। या आप जान दीजिएगा, जो पिछले क्लास था ना, उसमें मैं सतत विकास का वर्णन कर चुका हूँ, सतत विकास का एक स्पेशल टॉपिक बना चुका हूँ, करके बताए थे। तो उस सारी चीज़ को यहाँ पर आपको लिख देना है, उस सारी चीज़ को यहाँ पर आपको अध्ययन करना है। सेम है वही चीज़ यहाँ पर यह कराएगा, सतत विकास के उदाहरण। जैसे कि यहाँ पर हम लिखे हैं इसका आंसर, संसाधन क्या है? मनुष्य के जीविका का आधार है। संसाधन क्या है? मनुष्य के जीविका का आधार है, मनुष्य के जीने का आधार है। संसाधन मनुष्य के जीने का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन का सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। ठीक है, जीवन का गुणवत्ता बनाए के रखने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए संसाधन के सतत विकास अवधारणा अति आवश्यक है। उसे संसाधन के सतत विकास होना चाहिए। संसाधन क्या है? प्रकृति प्रदत्त उपहार है। संसाधन जो है हमें प्रकृति के द्वारा उपहार में मिला है, गॉड गिफ्ट है। ठीक है, संसाधन को मानव ने इतना, संसाधन को हम लोगों ने इतना अनाधुन उपयोग किया, इतना दोहन किया कि आज विकट समस्याएं, आज हमारे पर्यावरणीय समस्याएं, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न सी हो गई है। व्यक्ति लालच के लिए संसाधन को बेचता रहा, संसाधन का दुरुपयोग करता रहा, जैसे मर्जी वैसे इसका उपयोग करता है। मिट्टी का क्षय किया, ओजोन परत का क्षय किया, मृदा का संरक्षण, मृदा का क्षय किया, अम्लीय वर्षा भी इसी के कारण हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है जो हमारे देश को हानि पहुंचाए, हमारे लिए हानिकारक होता है। यह है कि हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में या पूरे विश्व में ये क्या होता है? एक हानि का कारण बन जाता है। जैसे कि मृदा क्षरण, अम्लीय वर्षा, ऋतु परिवर्तन का समय पना होना, अधिक गर्मी का बढ़ना, अधिक ठंडा का बढ़ना, ये सब किसे होता है? संसाधन का अधिक, आवश्यकता से अधिक दोहन के कारण होता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको रोक कर, इस पर हम क्या करेंगे? इसका विकास करेंगे, तकनीक के सहारा लगाकर हम सतत विकास की अवधारणा कर सकते हैं, सतत विकास को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग इसका PDF में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड करके इसे नोट करना है तो आप लोग कर लीजिएगा, या पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, या याद करना है, जैसे भी आपको करना है उसे भी आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग का समय बर्बाद यहाँ पर नहीं करना है। और सभी बच्चों को मेरे तरफ से एक मैसेज है कि आप लोग का समय काफ़ी ज़्यादा जो भी बीता, ठीक है, जो जितना भी गया, लेकिन इसके बाद आप लोग मेरी बात को सुनेंगे और बिल्कुल मेरे साथ बने रहेंगे। और पूरा फोकस आप लोगों का कहाँ देना है? तो पूरा फोकस आप लोगों का इस पर देना है, मतलब का पढ़ाई पर देना है, 10th की तैयारी पर देना है। यहाँ से आप लोगों का मतलब जीवन का एक नए सीढ़ी का शुरुआत हो चुका है, पहले ही हो चुका है। तो आपको क्या करना है कि सीढ़ी पर चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है, ये आप तय करेंगे। ठीक है, मैं आपको क्या करूँगा, बताऊँगा कि ये सीढ़ी आपके लिए अच्छी है, इस पर आपको चढ़ना है, इस पर आगे बढ़ना है, ये आपको मंजिल तक लेकर जाएगी। बाकी क्या करना है ये आपको करना है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और जरूरी नहीं है कि आप जो भी है आप लोग
पढ़ते रहिए, पढ़ने में पूरा फोकस दीजिए, सभी चीज़ को समझिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से डायरेक्ट संपर्क करिए, मेरे से पूछिए, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि प्रवचन शुरू कर दिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ में, कोई नए विचार के साथ में, कोई नए टॉपिक मतलब क्या, हम हिस्ट्री के साथ में मिलेंगे, हिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लियर करेंगे एक ही क्लास में। ओके, धन्यवाद, बहुत बच्चों का धन्यवाद। और आप लोग जो भी बच्चे का क्लास से आज का छूटा है, वह बच्चा क्या करेगा, और इस वीडियो को देख लेगा और उसके बाद इस क्लास को ज्वाइन करेगा, या आप लोग जैसे भी वैसे करिए। लेकिन सभी से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग जो भी बच्चा बाद में क्लास देख रहे हैं, तो वह भी आप लोग मेरे साथ लाइव में जुड़िए, लाइव के साथ में पढ़िए। आपको यहाँ पर कुछ पूछ सकते हैं, आप सबका हम यहाँ पर मैसेज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सभी का मैसेज यहाँ मेरे पास आ रहे हैं। गुड नाइट, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट मेरे तरफ से सभी बच्चों को गुड नाइट। आप लोग गुड नाइट। अभी यहाँ पर बोलने का समय अभी 9 बज रहा है, आप लोग यहाँ पर एक घंटा और मेहनत कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो, ठीक है। बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। मेरे तरफ से अभी गुड नाइट, क्योंकि हम अभी मिल नहीं सकते। इसके बाद सभी बच्चों के लिए मेरे तरफ से गुड नाइट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।